हाय गाइस। सो दिस इज़ लेक्चर नंबर 6 पार्ट 1 एंड 2। दोनों पार्ट एक ही लेक्चर में है। इस टॉपिक में इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर कवर कर रहे थे अभी तक, वही चलेगा, विच इज़ SQC 1 एंड SA 220। टॉपिक का नाम है इंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन। जो भी इंगेजमेंट में हमने काम किया, ऑडिट इंगेजमेंट जो था उसमें जो भी काम किया था उसका डॉक्यूमेंटेशन को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो भी वर्किंग्स होते हैं उसको कहते हैं हम लोग ऑडिट फाइल। ठीक है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं असेंबली ऑफ फाइल। जब सारे जितने भी वर्क पेपर्स हैं सबको जब एक जगह हम लोग डॉक्यूमेंट कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं असेंबली ऑफ फाइल। ठीक है, ठीक है। कितने दिन में हमको जो ऑडिट फाइल बनानी है वो कितने दिन में बनानी होती है? भाई जब ऑडिट हो रहा होता है तभी उसको बनाना है। हाँ, करेक्ट है। लेकिन उसको फुल एंड फाइनल बना के क्लोज करना होता है। उसका टाइम लिमिट क्या है? उसका टाइम लिमिट है 60 days फ्रॉम डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और टाइमली बेसिस। मतलब कि जब आप ऑडिट कर रहे हो तब बनाते रहो, अदरवाइज 60 दिन के अंदर आपका ये इंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन हो जाना चाहिए। तो 60 दिन फ्रॉम डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट मतलब जब ऑडिट रिपोर्ट जिस दिन हम लोग साइन कर रहे हैं उस दिन से 60 days के अंदर आपका ये जो वर्क पेपर है, जो इंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन होगा वो बन जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। जब ये वर्क पेपर आपका बन गया है, आपने डॉक्यूमेंटेशन बना दिया और उसको क्लोज कर दिया है, उसको आपको कब तक रिटेन करना होता है? आपको 7 साल तक के लिए उसको रिटेन करना होगा। 7 years, 7 years तक उसको आपको रिटेन करना होगा। लेकिन 7 years फ्रॉम व्हाट? 7 years फ्रॉम डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। जब ऑडिट रिपोर्ट दिया गया था उससे 7 साल तक। 60 दिन के अंदर प्रिपेयर, 60 days में प्रिपेयर और 7 साल तक उसको रखना है, रिटेन करना है। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि भाई एक ऑडिटर था, वो एक कंपनी का सब्सिडियरी कंपनी का ऑडिट कर रहा था। ठीक है, ठीक है। तो जो ऑडिट रिपोर्ट था वो 2 ऑडिट रिपोर्ट वो इशू किया। पहला ऑडिट रिपोर्ट इशू किया वो पेरेंट कंपनी को, क्योंकि पेरेंट कंपनी को कंसोलिडेशन करना था, तो वो ऑडिट रिपोर्ट उसको दिया। कौन सी तारीख को? 15 जून को। फिर एक ऑडिट रिपोर्ट वो ROC को दिया, इंडिया में जो इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी होता है उसको ऑडिट रिपोर्ट देना होता है, उसको इशू किया 20 जून को। ठीक है, ठीक है। तो एक बात बताओ, इंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन कब तक प्रिपेयर हो जाना चाहिए? तुम बोलोगे भाई 60 days फ्रॉम डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो ऑडिट रिपोर्ट तो 2 दिन इशू हो रहा है ना, एक 15 जून को इशू हो रहा है और एक 20 जून को इशू हो रहा है। तो कौन सा डेट लोगे? इसमें दोनों डेट लेना है, एक 15 जून से 60 days, एक 20 जून से 60 days। दोनों का जो इंगेजमेंट है वो अलग इंगेजमेंट है। 15 जून वाला जो इंगेजमेंट है वो कंसोलिडेशन के लिए दिया गया है, 20 जून वाला अलग अलग इंगेजमेंट ही है। ठीक है, इंगेजमेंट बोल रहे हैं, अलग ऑडिट रिपोर्ट है। कंसोलिडेशन का ऑडिट रिपोर्ट कुछ कुछ मैटर्स पे बात करेगा। ROC के पास जो ऑडिट रिपोर्ट गया है वो अलग ही होगा, प्रॉपर ओवरव्यू होगा। तो 60 days फ्रॉम बोथ द टाइम पीरियड। तो ROC वाला जो होगा उससे 60 days में आपको बन जाना चाहिए, और उधर कंसोलिडेशन वाला जो प्रोसीजर किया था और उसका जो रिपोर्ट दिया था उसका जो वर्क पेपर होगा वो भी 60 days में बन जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। टाइम लिमिट टू रिटेन जो था 7 साल फ्रॉम ऑडिट रिपोर्ट। हो सकता है कि ऑडिट रिपोर्ट सिर्फ एक कंपनी का ना हो, ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट हो, तो 7 साल ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट का जो डेट होगा उससे भी। जैसे कि ऑडिट रिपोर्ट एक कंपनी का, 4 कंपनी सब्सिडरी है, तो ए ग्रुप कंपनी ए का है 6 तारीख को, कंपनी बी का है 7 तारीख को, C D करते हुए 9 तारीख हो गया। तो 7 साल कब से होगा? अगर ग्रुप ऑडिट हुआ है तो 9th तारीख से 60 दिन। ओके, अदरवाइज एक ऑडिट रिपोर्ट है तो उस दिन से। ओके। ये जो इंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन होता है वो किसका प्रॉपर्टी होता है? इंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन जो है, इंगेजमेंट डॉक्यूमेंट जो है वो ऑडिटर का ही प्रॉपर्टी होता है, उस पर क्लाइंट का हक नहीं है। बट ऑडिटर में एट इट्स डिस्क्रिशन, अगर ऑडिटर चाहता है तो वो दे सकता है आपके क्लाइंट को उसका वर्क पेपर या फिर उसका एक्सट्रैक्ट। लेकिन अगर एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन शेयर किया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि यू कैन अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म और इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। अगर शेयर किया गया है तो जो वर्क उन्होंने परफॉर्म किया तो उसको अंडरमाइन नहीं कर सकते हो, और ना ही तुम जो ऑडिटर है उसका इंडिपेंडेंस पे कुछ थ्रेट दे सकते हो। ठीक है, तो इसको सिर्फ याद रखना। ओनरशिप ऑफ इंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर, और इंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन इज प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर, सेम बात है। ऑडिटर मे एट इट्स डिस्क्रिशन
may at its discretion make, portion or extract available for a client. Okay. But sharing of engagement documentation should not undermine validity of work performed and independence of engagement partner. ठीक है, डन। आगे का एक टॉपिक है जो MTP में आया हुआ था अभी जस्ट, इलेक्ट्रॉनिक एंड फिजिकल फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। एज पर SQC1, a firm should have policy and procedure to maintain कौन-सी, फॉर्म के पास पॉलिसी एंड प्रोसीजर होना चाहिए टू मेंटेन कौन-सी का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, सेफ कस्टडी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन। फर्म के पास जैसे कि 7 साल तक तो उसको स्टोर कर रखना है, तो स्टोर ऐसे रखना कि ये नहीं कि कोई भी उठा के लेके चल जाएगा। इसलिए फर्म का पॉलिसी एंड प्रोसीजर होना चाहिए कि जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, इंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कौन सी हो, कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ रखा जाए, सेफ कस्टडी में रखा जाए और इंटीग्रिटी उसमें मेंटेन रहे। और 2 चीज़ है कि वो एक्सेसिबल हो और रिट्रीव हो सकता है। तो 5 चीज़ होना चाहिए। आफ्टर एज यू हैव टू रिटेन, यू हैव टू डू 5 थिंग्स। what are the 5 things? कौन सी, एक्सेसिबिलिटी, रिट्रीविलिटी। कौन सी एक्सेसिबिलिटी और रिट्रीविलिटी, ये याद करने का तरीका है। कौन सी का कौन होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, S से होता है आपका सेफ कस्टडी, I से होता है इंटेग्रिटी, एक्सेसिबिलिटी और रिट्रीवेबिलिटी। ठीक है, एज पर SQC1। इसको याद करने का तरीका कि फॉर एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन फर्म शुड हैव पॉलिसी एंड प्रोसीजर टू स्टोर ऑडिट डेटा। वेयर टू स्टोर का हिंदी कैसे होगा, कौन सी जगह पे रखो कि एक्सेस और रिट्रीव हो पाए, कौन सी। ओके, इफ एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन इज इन पेपर और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म देन IAR, that is IAR is what? Integrity, accessibility and retrievability of data may be compromised। अगर देखो भाई, अभी हम लोगों को क्या पढ़ाया गया था, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि इंगेजमेंट जो इंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन चाहिए ऐसे रखो कि वो कॉन्फिडेंशियल रहे, इंटेग्रिटी हो उसमें और तुम्हारा सेफ कस्टडी में हो, ठीक है, और एक्सेसिबल भी हो, रिट्रीवेबल भी हो। लेकिन अगर हमारा इंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन पेपर में है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो हो सकता है कि IAR को ऑल्टर कर दिया जाए या मॉडिफाई कर दिया जाए। IAR मतलब इंटीग्रिटी को मॉडिफाई कर जाएगा या तुम्हारा एक्सेसिबिलिटी या रिट्रीविलिटी को मॉडिफाई करेगा। अगर पेपर में तो पेपर आग लग गया तो कुछ नहीं कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो रिट्रीव शायद नहीं कर पाओ, कहीं डिलीट हो जाए, तो IAR नहीं हो सकता है, ठीक है। नाउअडेज फॉर प्रैक्टिकल रीजन डॉक्यूमेंटेशन इज डन इन डॉक्यूमेंटेशन डन इन पेपर फॉर्म इज टू बी इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड। अगर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन अभी जैसे कि हम गए हैं और फैक्ट्री HR बोल रहा है कि कोई भी हार्ड कॉपी नहीं है, सॉफ्ट कॉपी है मेरे पास, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी नहीं मेरे पास, हार्ड कॉपी है सिर्फ, तो वर्क पेपर कैसे बनाओगे? कुछ नहीं भाई, जो उसके पास हार्ड कॉपी है उसको एडोब से स्कैन करो, अपने पास रख लो, उसको सॉफ्ट कॉपी बन गया, ठीक है। तो नाउअडेज ऐसा होता है, पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो नाउअडेज फॉर प्रैक्टिकल रीजन डॉक्यूमेंटेशन इन पेपर फॉर्म इज टू बी इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड। ओके, हाउ टू स्कैन कैसे करते हैं? अरे फ़ोन में एडोब निकालो और स्कैन करो, ख़त्म करो। ऐसा नहीं है, जब स्कैन करोगे तो तुम्हारे दिमाग में कुछ बात होना चाहिए। जब स्कैन करो तो इंटायर कंटेंट स्कैन करो, ये नहीं कि कुछ स्कैन किए और कुछ स्कैन नहीं किए, ठीक है, ठीक। इंक्लूड एवरीथिंग इन इंगेजमेंट फाइल इंक्लूडिंग इंडेक्स। जब सब कुछ स्कैन कर रहे हो तो इंडेक्स को भी स्कैन करो और उस पर जो साइन किया हुआ है उसको भी एकदम उसको सेंड करो, और ऐसे स्कैन करो कि बाद में अगर कोई चाहता है तो डॉक्यूमेंट को कोई भी रिट्रीव कर पाए और एक्सेस कर पाए। तो जब हम स्कैन कर रहे हैं तो सब कुछ स्कैन करेंगे, मतलब फर्स्ट लाइन सब कुछ स्कैन करेंगे, दूसरा लाइन इंडेक्स और साइन ऑफ, तीसरा लाइन हम लोग देखेंगे कि एक्सेस हो पाएगा और रिट्रीव हो पाएगा। डन। इंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन जब हम लोग कर रहे हैं तो जो वर्क पेपर है उसमें जो बेस डेटा हम लेते हैं, रॉ फाइल जो होता है, रॉ फाइल कहाँ से आया था वो भी तुमको लिखना होगा। तो engagement team should mention in engagement document about the source of information, that is it has been obtained from client or prepared, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको वहाँ पे लिखना होगा कि जो रॉ फाइल है, जो वर्क पेपर है, कहाँ से आया था, वो लिखना होगा उसको, ठीक है। इससे ये हेल्प मिलता है कि हम उस डेटा पे रिलाई कर पाएँ या नहीं कर पाए, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। ओके। अगर
ऑडिटर इंगेजमेंट टीम अगर ये चीज़ नहीं लिख रहा है कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से आया था, तो ये नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। किस चीज़ का? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का। इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 19 है जो होमवर्क में है, ठीक है। डन। अब एक टॉपिक है जो तुम्हारे सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल का एक कंपोनेंट है, विच इज़ मॉनिटरिंग। अभी हम लोग पढ़ते लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद 2-3 अलग अलग चीज़ देखे थे, क्या उसको कहते हैं, क्या उसको कहते हैं भाई, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद हमने देखा था एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट, कंटिन्यूएंस ऑफ ऑडिट, फिर इसके बाद 2-3 चीज़ देखा था, HR का चीज़ देखा था, ह्यूमन रिसोर्स का, और ऑल दोस थिंग्स। वैसे ही एक और कंपोनेंट है मॉनिटरिंग, कि अगर तुमको सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रखना है तो तुमको मॉनिटर भी करना होगा। तो उसमें कुछ बात लिखा हुआ है कि फर्स्ट डिसाइड, क्यों मॉनिटर क्या करना है तुमको मॉनिटर ये करना है कि टू चेक इफ PRL रिक्वायरमेंट इज मेट और नॉट, ठीक है। तो कैसे होगा? डिसाइड वेदर QC सिस्टम आर अप्रोप्रिएटली डिजाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड। पहले देखो कि जो QC सिस्टम है इनका वो अप्रोप्रिएटली डिजाइंड है और इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद वेदर द न्यू डेवलपमेंट इन PRL रिक्वायरमेंट आर बीइंग रिफ्लेक्टेड इन QC सिस्टम और नॉट, ठीक है। जो न्यू डेवलपमेंट इन PRL रिक्वायरमेंट है, जैसे कि हो सकता है कि तुम्हारा PRL रिक्वायरमेंट में चेंज आ जाएगी, प्रोफेशनल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग में कुछ चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें अगर कुछ एडिट आ रहा है तो क्या जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम तुम बैठाए हुए अपने फॉर्म में उसमें भी अपडेट हुआ है, जैसे कोई स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग आया, ये तुम्हारा प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है जो स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग बोलता है। तो नया ऐसे आ गया, ऐसे कोई नया ऐसे आया है जिसमें रिवैल्यूएशन का तरीका अलग बताया हुआ है, तो जो तुम्हारा क्वालिटी कंट्रोल है वो अपडेटेड है कि नहीं, ठीक है। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है कि अपडेट करना है कि नहीं? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्टनर का, कि तुम्हारा क्वालिटी ऑफ कंट्रोल सिस्टम जो है वो सही एकदम प्रॉपर्ली अपडेटेड है कि नहीं। फिर उसके बाद डीलिंग विद कंप्लेंट्स एंड एलिगेशन अगेंस्ट फर्म एम्प्लॉय ऑफ नंबर, किसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है किसी को मॉनिटर करने का? एक तो पार्टनर या कोई दूसरा आदमी जो कंप्लेन देख रहा होता है, ग्रीवेंसेस देख रहा होता है कि भाई आपका ऑडिट टीम जो है वो क्वालिटी कंट्रोल नहीं अति कर रहा है या फिर PRL रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रहा है, तो उसका अति रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है। अगर कोई आदमी का कंप्लेन आया है कि कोई कंप्लेन कर रहा है, तो जो ऑडिट का फॉर्म होना चाहिए, जो फॉर्म जो है वो उसके ऊपर एक्शन लेगी, ठीक है, जो क्वालिटी कंट्रोल नहीं मेंटेन कर पा रहा, ठीक है। उस पर सिस्टम में अगर कोई आदमी की वजह से कंप्लेन ना आके कोई सिस्टम की वजह से आए कि हाँ भाई कोई एप्लीकेशन में इशू है, उसके डिज़ाइन में इशू है, तो उसका डेफिशिएंसी हटाओ। क्या क्या बोले हो तुम भाई मॉनिटरिंग के बारे में? मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल का एक कंपोनेंट है, ठीक है। मॉनिटरिंग हम का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होता है? या तो पार्टनर के पास है या फिर जो आदमी कंप्लेन जिसको मिल रहा है इसको क्वालिटी कंट्रोल लेके उसके पास है, ठीक है। अगर कोई कंप्लेन आया हुआ है तो आपको उस आदमी को पकड़ना है कि भाई क्यों कर रहे हो ऐसा, उसको हटाना है। अगर एप्लीकेशन में से आया है तो डेफिशिएंसी हटाना है, ठीक है। ये तो मॉनिटरिंग का कुछ एस्पेक्ट है। और मॉनिटरिंग का क्या बात बोला हुआ था कि डिसाइड करना है कि जो हमारा क्वालिटी ऑफ कंट्रोल सिस्टम है वो अप्रोप्रिएटली डिजाइन और इम्प्लीमेंटेड है कि नहीं, और जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है वो अपडेटेड है कि नहीं। तो हम 5 लाइन बताते हैं क्वालिटी कंट्रोल, अगर ये मॉनिटरिंग एज अ कंपोनेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, उसमें 5 कंपोनेंट है। पहला, जो क्वालिटी कंट्रोल का जो सिस्टम है वो डिज़ाइन सही से है और इम्प्लीमेंटेड है कि नहीं। अगर इम्प्लीमेंटेड है तो क्या वो अपडेटेड है कि नहीं। अगर अपडेटेड है तो कौन उसको बनाया है और उसका किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और किसका है? जो कंप्लेन किया, जिसको वो कंप्लेन संभालता है। कंप्लेन क्यों आ रहा है? किसी पर्सन की वजह से आ रहा है। अगर पर्सन आ रहा है तो उसको सही करो, अगर पर्सन वैसे नहीं सिस्टम की वजह से तो सिस्टम को डेफिशिएंसी इसको ठीक करो, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन 19, 20, 21 होमवर्क है। 22, 23, 24 तुम्हारा सर्विसेज ऑल्सो, सबका आंसर इसमें तरीका से दिया हुआ है, सो यू कैन हैव अ लुक एंड आई थिंक इट्स डन। 24 ऑल साइज फॉर्म्स नॉट कंप्लाइड PR ऐसे नॉट कंप्लाइड, सो या फिर आई कैन हैव अ लुक फॉर सम टाइम, लेट्स सी व्हाट इज इट। क्वेश्चन 22 yeah, what's 22? RST and company, a firm of chartered accountants, are auditor of listed company manufacturing में है। Audit report included in matters listed in current auditing
मैटर सेक्शन। तो जो रिपोर्ट है उसमें कार्यों के बारे में, कार्यों के हिसाब से डेटा दिया हुआ है। वाइल रिपोर्टिंग अंडर क्लॉज 7A ऑफ सेड ऑडिट रिलेटिंग टू इरेगुलरिटी ऑफ undisputed statutory dues by the company, the auditor have commented the company is generally regular in depositing stat dues to appropriate authorities. Is above reporting qualitative in line with respect to SA 220? भाई अगर जनरली लिख रहे हो, अगर कैरो रिक्वायरमेंट है कि ऑडिट रिपोर्ट में डेटा देना है और तुम लिख रहे हो कि हाँ जनरली रेगुलर होता है, इट्स नॉट एन आंसर एक्चुअली। सो वो गलत तरीका दिया हुआ, कैसे नहीं देना चाहिए। दैट्स व्हाट लिखा हुआ है, सच टाइप ऑफ रिपोर्टिंग इज नॉट क्वालिटेटिव, रिपोर्टिंग अंडर कैरो इज नॉट प्रॉपर, ऑडिटर डज नॉट कंप्लाई विद रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट्स, it is not in accordance with SA 220. One of the objectives of auditor as per 220 is to implement quality control procedure at engagement level that provide the auditor with reasonable assurance that quality complies with professional standards, PRL requirement. तो PRL रिक्वायरमेंट में से तुम्हारा कार्य जो है वो कौन सा रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट है, करेक्ट, क्योंकि वो कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है, तो वो चीज़ तुमको लिखना चाहिए, ठीक है, डन। इसके लिए यहाँ पे कायरो एप्लीकेबल है, देयरफॉर एल ऑफ PRL, इसीलिए ये हो गया SA 220 से मैच, डन डन। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, बेटा प्राइवेट लिमिटेड अप्रोच द फर्म ऑफ CA to assist them in preparation of financial statement, issue a compilation report, कंपाइलेशन रिपोर्ट देना है, दिस इज नॉट ऑडिट रिपोर्ट, दिस इज कंपाइलेशन रिपोर्ट, दिस इज अ रिलेटेड सर्विसेज। जब SQC 1 पढ़े थे उसमें नाम ही क्या है, SQC 1 इज क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स विच आर परफॉर्मिंग ऑडिट, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अश्योरेंस एक्टिविटीज, अदर सर्विस रिलेटेड, अदर सर्विसेज, अदर रिलेटेड सर्विसेज में ये आता है, ठीक है। SQC 1 एप्लीकेबल है, 220 नहीं, क्योंकि 220 से ऑडिट भी एप्लीकेबल है। डस CA फर्म हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू क्वालिटी कंट्रोल फॉर द अबव एंगेजमेंट, CA फर्म के पास क्या क्वालिटी कंट्रोल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ, SQC 1 एप्लीकेबल है ना, यस। सच काइंड ऑफ सर्विसेज फॉलो इन कैटेगरी ऑफ रिलेटेड सर्विसेज, SQ 1 इज एप्लीकेबल, करेक्ट करेक्ट, ओके। एंड देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24, वेयर इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 कुछ है नहीं, इट इज़ एक्चुअली द केस स्टडी। तो केस स्टडी तुम पढ़ोगे एंड आई थिंक यू कैन आंसर। क्वेश्चन क्या, इट हैज़ बीन कंटेंटेड बाय द ऑडिटर, द ऑडिट फॉर्म वाज प्रॉपर्ली प्लान्ड, ऑडिट वाज प्रॉपर्ली प्लान्ड, he has further stated that it was practically not feasible for firms of small size to prepare a detailed audit report, which are the following views। बोल रहा है कि ऑडिट प्रॉपर्ली प्लान हुआ था, लेकिन ऑडिट प्लान नहीं बना पाया क्योंकि स्मॉल साइज फर्म है। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है कि ऑडिट प्लान तुम नहीं बनाओगे बिकॉज यू आर अ स्मॉल साइज फर्म, ये रिक्वायरमेंट है। आई थिंक देयर इज एन एसे ऑन दिस ऑडिट प्लानिंग। ऑडिट प्लानिंग ऐसे 315 ब्रो, ऐसे 315 ऐसे 330 रिस्क एनालिसिस में जो होता है रिस्क असेसमेंट प्लान आएगा ना। तो आंसर क्या होगा, ऑडिट वाज इन फैक्ट प्लान्ड एज एविडेंस बाय ऑडिटर, हाउएवर देयर इज एन एग्जेम्पशन। नहीं, सिंस ऑडिटर हैज नो रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्लान इट कैन नॉन कंप्लायंस विद SA 220, ये सही लग रहा है। ऑडिट वाज इन फैक्ट प्लान्ड एज एविडेंस, हटाओ, ऑल्दो ऑडिटर हैज नो रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट डज नॉट अफेक्ट, ये गलत है, आंसर इसका बी होगा। चलो देखते हैं, 1B आंसर है, करेक्ट है, ओके। आंसर में और क्या लिखा हुआ, नॉन कंप्लायंस प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, नॉन कंप्लायंस ऑफ PRL है ना, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड था, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड बोल रहा है, तुम्हारा प्रोफेशनल स्टैंडर्ड क्या है, ऐसे 315 बोलता है रिस्क असेसमेंट करने के लिए ना, उतना ही क्या बोलो, रॉन्ग। ऑन योर ओवरऑल रीडिंग ऑफ द केस स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपीयर्स टू बी ट्रू, ये पूरा केस स्टडी पढ़ना होगा तब इसका आंसर दे पाएंगे। फिर क्या, थर्ड, ऑडिटर हैज रीजन दैट द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट हैज बीन असेस्ड टू बी लो बेस्ड अपॉन हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी एंड इट इज मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। बोलता है ROMM लो है बेसिस ऑन प्रोफेशनल जजमेंट। अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट क्या होगा, असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, इट कैन नॉट बी डिमांडेड फ्रॉम हिम हाउ हिज जजमेंट वाज आइडेंटिफाइड, ऑल्दो ऑडिटर हैज नॉट सबमिटेड रिकॉर्ड ऑफ हाउ हिज was arrived at, it does not affect compliance with, नहीं, since auditor has no record of ROMM was arrived, it goes on to show non-compliance of as it such a query itself is, I think इसका C होगा। ROMM कैसे क्वालिफाई कर रहे हो, डिसाइड कर रहे हो, वो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, इसलिए तो है तुम्हारा EQCR देखता है ना कि तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क एंड रिस्पॉन्स देयर ऑफ, जब एस्पेक्ट में देखे थे, रीड का आंसर C होना चाहिए। लो आ तो गया, देख लो, रैप परफॉर्म टू आइडेंटिफाई एंड असेस ROMM नीड टू बी डॉक्यूमेंटेड, इट शोज नॉन कंप्लायंस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। हम लेकिन तरीका गलत तरीका से लिखा है, आंसर सही आया, होना चाहिए कि RAB डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ये याद रखना। ये हम यहाँ स्टार्ट कर देते हैं, वो नहीं पता था। कंसिडरिंग ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग एंगेजमेंट EQCR, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। ऑडिटर के तरीके से देख रहे हो तो EQCR में मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, EQCR इज मैंडेटरी इन सच टाइप ऑफ एंगेजमेंट। क्यों भाई, लिस्टेड एंटिटी का एंगेजमेंट है, ठीक है, हाँ लिस्टेड एंटिटी है,
ओके तो मैंडेटरी, ठीक है। इट वॉज नॉट प्रॉपर फॉर ऑडिटर टू बाईपास सच रिव्यू, ही हैज वायलेटरी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ एस 220, ठीक है। एक तो ही सही लग रहा है। इंगेजमेंट EQCR इज ऑप्शन इज सच टाइप, नहीं ये नहीं है। नो कंटेंशियस मैटर अरोज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंगेजमेंट देयरफॉर क्वेश्चन ऑफ नॉट फॉलोइंग, ये भी गलत है। कंटेंशियस मैटर ऑडिट करने पे पता चलता है। नॉन कंप्लायंस कैसे हो गया भाई, नॉन कंप्लायंस है ही, ऐसे स्टूडेंट बोल तो रहा है करना। EQCR इज डिपेंडेंट अपॉन बेंचमार्क एस्टैब्लिश्ड बाय अंडर SQC1, विरोध में है गलत, 4A होगा आंसर, नो 4A है। आंसर क्या है? EQCR is mandatory for audit of financial of listed entities. 5. Considering the auditor reply regarding errors in data feeding entry by junior staff in relation to accounting standard, which of the following statement is proper? बोला ऑडिटर बोल रहा है कि एरर है ये, क्योंकि हमारा जूनियर जो अकाउंटेंट जो आर्टिकल है मेरा वो ढूंढ नहीं पाया। तो ये इसके लिए क्या आंसर होना चाहिए? सच एग्जाम्पल्स आर क्लरिकल एंड एरर्स, गलत। Such examples of critical and conduct during probation of audit, there is no effect, गलत। Such are examples of serious lapse on part of audit or non-compliance of asset integrity, सही। Such are serious lapse, however they are not repeated from the C होगा आंसर, सही सी। Auditor required not repeating, क्योंकि एक था ना कि review of work of junior, that is less experienced team member. These are examples of serious lapses। हो गया। पूरा टॉपिक पढ़ोगे तो तुमको इसका भी आंसर आ जाएगा, सेकंड का B है। The auditing has not been performed in order to prevention thereby form is subject to SQC1। हम देख लेते हैं SQC1 नहीं कर पाया क्यों, क्योंकि उसमें देखते हैं क्या बात है, हम मार्क कर देते हैं। he is a practicing sole, okay, or practicing sole proprietor, okay। Audit of listed company was conducted by higher subsequent audit report was selected by effort was called, okay। It was required to release a work paper show that they were okay। और वो आपको वाला सिंबल है सुई वाले बोलिए तो also including work paper work present by him did not include detail of audit plan, okay। Detail of audit plan नहीं भेजे। manner of identifying RAP वो भी नहीं है। ordinary certified version that you probably plan and requirement नहीं, documentation ही नहीं है। It has been further clarified that the authority to audit was required to okay, it was not also to be low based on the understanding of the company. He has further reason that assessing professional studying and communication is necessary, but also meant by orally बताओ communication कर रहा है, गजब। It was also pointed out to him that engagement was not carried out। EQCR carry out ही नहीं किया है भाई, क्या लॉजिक है, लिस्टेड एंटिटी है भाई। He has answered that no contentious matter arose during course of audit, therefore कहाँ का काम मैच कर रहा है भाई। Attention was also drawn to the fact that affairs of the company were required to be prepared on the basis of Ind AS, however notes or reference is made to accounting which are not applicable to, बताओ FS में AS का अति दे दिया है। These errors have been attributed to data feeding entry, तुम रिव्यू नहीं किए थे। इंगेजमेंट पार्टनर का काम होता है ना DSR, वो तो इंगेजमेंट पहला ही चीज़ है भाई। तुम जब कर रहे होगे इंगेजमेंट परफॉर्मेंस एक तुम्हारा कंपोनेंट है ना इसका SQC1 के अति का सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल में, ये तो है ही, तब क्या लॉजिक है। तो सेकंड आंसर क्या हो? फर्म हैज इफेक्टिव EQCR, नहीं। फर्म डज नॉट हैव इफेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिटिंग कमीशन हैज आल्सो नॉट परफॉर्म्ड इन अकॉर्डिंग विद ऑडिट इंगेजमेंट परफॉर्मेंस की बात की, मेरे हिसाब से B आंसर है अभी तक। SQC नॉट एप्लीकेबल, गलत। SQC1 इज नॉट, गलत। कैसे एप्लीकेबल? 2B आंसर सही। डन। So by this SQC1 and SA 220 is completed। Bye bye। But I think before doing bye bye, एक बार I want to have the definition of SA 220। SA 220 SQC1 का फुल फॉर्म अभी पढ़े थे हम लोग। SA 220 तो जब हम लोग आंसर लिखते हैं ना, पहला आंसर तो SQC1 का क्वालिटी कंट्रोल परफॉर्म दैट परफॉर्म ऑडिट दिस वो लिखते हैं ना। SA 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ FS, जब दोनों लिखोगे तो आंसर जब हम लिख, जैसे कि SA 200 टेल्स अबाउट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, वो नाम हो गया, तो वही नाम है ये। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, वो डेफिनेशन में जाता है कि टू ऑब्टेन रीजनल एश्योरेंस टू एंड फॉर वैल्यू ऑल दोस थिंग्स। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म ये भी लिखना होगा, ऑब्जेक्टिव दैट फर्म शुड हैव अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड टू गेट रीजनल एश्योरेंस अबाउट फर्म एंड पर्सन कंप्लाई विद PRN एंड रिपोर्ट इशूड आर एप्रोप्रिएट, ये लाइन लिखना, ठीक है। एक बार याद करते हैं हम लोग क्या, व्हाट इज SQC1 और SA 220 का ऑब्जेक्टिव फॉर ऑडिटर, मतलब ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है एज पर SQC1 एंड SA 220, दैट फर्म शुड हैव अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल to firm should have a system of quality control to get reasonable assurance that
the firm and professional and personnel comply to PRL requirement and the report issue is appropriate. What is SQC1 and SA 220 का objective for the auditor? That firm has proper quality control system to get a reasonable assurance that the personnel and firm has complied with PRL requirements and report issued is appropriate. Done. SQC1 SA 220 over.